हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ट्रेजरी स्टॉक मेथड के ऊपर होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल डाइल्यूटेड ईपीएस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रेजरी स्टॉक मेथड। अब तक जो बेटा हमने सीखा पढ़ा डाइल्यूटेड ईपीएस हमने निकालना सीखा, मैंने आपको निकालना सिखाया, लेकिन वो जो अब तक मैंने आपको निकालना सिखाया है वो मैंने आपको अंडर इफ कन्वर्टेड मेथड के अंदर बताया। मैंने आपको जो डाइल्यूटेड ईपीएस स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको बोला था बेटा डाइल्यूटेड ईपीएस दो मेथड्स हैं निकालने के। एक्चुअली मतलब ऐसे हम बोल नहीं सकते दो मेथड्स हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा डाइल्यूटिव एजेंट है, उस पर डिपेंड करता है कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है बेटा, एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है आज आपका मन कर रहा है मैं ट्रेजरी स्टॉक मेथड से निकालूं, कल मन कर रहा है मैं इफ कन्वर्टेड मेथड से निकालूं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। डाइल्यूटिव एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर डाइल्यूटिव एजेंट है और वो डिमांड करता है ट्रेजरी स्टॉक मेथड, तो आपको ट्रेजरी स्टॉक मेथड लगाना पड़ेगा। आप उसमें चाह के भी इफ कन्वर्टेड मेथड नहीं लगा सकते। वो खैर आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं। और दूसरा, कोई डाइल्यूटिव एजेंट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इफ कन्वर्टेड मेथड ही लगेगा, इफ कन्वर्टेड मेथड ही लगेगा, ट्रेजरी स्टॉक मेथड नहीं लगेगा। तो बेटा ये कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मेथड नहीं है कि हाँ इसके दो मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है। वो डाइल्यूटिव एजेंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ डाइल्यूटिव एजेंट में कुछ मेथड लगता है और कुछ में कुछ लगता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बेटा बार बार बोलता हूं कि आपके सीएमए यूएसए का जो करिकुलम है उसके अंदर आपको डाइल्यूटेड ईपीएस सिर्फ तीन दे रखे, तीन डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें, स्टॉक ऑप्शन और वारंट्स। वारंट्स भी बेटा बस नाम के लिए हेडिंग में दे रखा है, कभी टेस्ट नहीं हुआ है ना उसका, क्योंकि इन डिटेल कंसेप्ट सेक्शन बी में टेस्ट होता है। दूसरा बेटा है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, हाँ ये हो जाता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, ये तीन है बस बेटा। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। अगर इन तीनों में से ये जो दो है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जब ये दो होते हैं तो बेटा आपको वहां पे जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है तो वहां पे जो मेथड लगेगा उसको इफ कन्वर्टेड मेथड बोलते हैं, जो मैंने अब तक आपको यहां सिखाया पूरी क्लास में और लास्ट यहां तक सिखाया। ये देखिए यहां पे जो निकल के आई है ये इफ कन्वर्टेड मेथड के निकल के आई है सारी की सारी। पूरी चेन ऑफ स्टेप्स मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, आप लोगों को याद हो। लेकिन अभी एक डाइल्यूटिव एजेंट और रहता है बेटा, तीन में से दो तो कवर कर लिए, एक अभी भी रहता है, उसका नाम है ऑप्शंस, जिसको हम स्टॉक ऑप्शंस या वारंट्स। ठीक है, या बेटा यहाँ पे ये अपना इंग्लिश वाला और है बेटा। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन और वारंट्स। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ पढ़ेंगे। मतलब अगर ऑप्शंस भी देगा आपको, स्टॉक ऑप्शंस देगा तो भी आपको ट्रेजरी स्टॉक मेथड लगाना है, अगर आपको वारंट देगा तब भी आपको वो वाला मेथड लगाना है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में खासियत क्या है वो बाद में आएंगे। अभी आप ये जो मैंने आपको तक लास्ट क्लासेस में कराया इफ कन्वर्टेड मेथड वाला, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसमें पता है खासियत क्या थी इन दोनों के अंदर। इन दोनों से आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इफेक्ट होता है। ये अब तक आपको समझ में आ चुका है बेटा। देखो मैंने के साथ पिछली क्लास में मैंने आपको टेबल लगाई बेटा, उसमें आपने देखा ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस भी होते हैं, तो इसमें आप देखना बेटा ये आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो इंक्रीज कर ही देते हैं। ये देखो इंक्रीज कर रहे हैं ना, ये देखो इंक्रीज कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, साथ में ये आपकी इनकम भी इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि बेटा जब ये कन्वर्ट होके आते हैं ना कॉमन स्टॉक में, तो ये अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेके आते हैं। तो वो एक्स्ट्रा क्या होता है? प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट लेके आएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट हम लिखते हैं न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर लिखते हैं, आप लोगों को पता है। तो बेटा ये आपका न्यूमिनेटर भी बढ़ा देते हैं, डिनोमिनेटर भी बढ़ा देते हैं। मतलब सीधी सीधी बात बोलूं तो दोनों में चेंजेस ले आते हैं, दोनों में चेंजेस ले आते हैं। अगर मैं आपको बात करूं बेटा, ये कंसेप्ट आप अभी जैसे सीएमए यूएसए लेवल पे पढ़ रहे हो तो आप बहुत ही बिगिनर लेवल पे पढ़ रहे हो। अगर मैं आपकी बात करूं रियल लाइफ में बेटा और भी चीजें होती हैं। एक ग्रेट एनालिसिस बनने के लिए बेटा सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा जितना अभी आप सीख रहे हो। हाँ, उसको बनने के लिए लेकिन इतना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इतना भी नहीं पढ़ा तो आप जो मेन चीजें वो नहीं समझ पाओगे। अभी तो बेटा हमको रेट ऑफ चेंज भी निकालना है कि कितना चेंज हो गया, कितने से चेंज हो गया। उसमें हम बेटा डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। अरे अपना वो वाला डेरिवेटिव्स नहीं जो फाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं। फाइनेंस में डेरिवेटिव्स और मैथमेटिकल डेरिवेटिव्स अलग है। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव बेटा मैथमेटिक्स में होता है रेट ऑफ चेंज निकालना, है ना, कितने से कितना चेंज हो गया, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बहुत इन डिटेल कंसेप्ट है बेटा, ये आप सीएफए लेवल पे पढ़ोगे। जब आप सीएफए करोगे या एफआरएम करोगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा। मैं अभी एक्चुअली आपसे क्या बात कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट आपको एक्चुअली समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है
वो तो खैर उसका थोड़ा सा छोटा सा टीजर बेटा मैं सेक्शन बी में आपको पढ़ाऊंगा, इन डिटेल तो अपन वहीं चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां पे आइए, तो आपने ये देखा कि न्यूमरेटर आपने ये देख लिया होगा बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका दोनों इफेक्ट होता है कन्वर्टेड इफ कन्वर्टेड मेथड से। इफ कन्वर्टेड मेथड में जो आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है, ये आपका दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इफेक्ट होगा। लेकिन अब जो बेटा आज मैं आपको कराने वाला हूं वो ट्रेजरी स्टॉक मेथड है, और ट्रेजरी स्टॉक मेथड सिर्फ और सिर्फ बेटा स्टॉक ऑप्शन वॉरेंट्स पे लगता है एज पर सीएमए यूएसए करिकुलम। अभी आपको इतना ही समझना है, ठीक है सब, अभी आप यहां तक समझो बस, ओके ठीक है। ये है क्या, अब इसके लिए बेटा मुझे आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि ये स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, मुझे आपको ये पढ़ाना है। ये बेटा स्टॉक ऑप्शंस होते क्या हैं, ये क्या होते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन डिटेल तो मुझे सेक्शन बी डेरिवेटिव्स में पढ़ाना आपको, तो उतना डिटेलिंग में यहां पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चला भी गया तो बेटा उस वो पूरी की पूरी नॉलेज अभी आपके किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं, मतलब काम की इन द सेंस हमारे इस कंसेप्ट के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। मैं चाहूं तो बेटा पूरा आपको एक ऑप्शंस, अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे तो बेटा एक बार अपना सेक्शन भी देखिए, आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है, वहां पे डेरिवेटिव्स का टॉपिक खोलिए, वहां पे इन डिटेल करके एक ऑप्शंस करके टॉपिक है, वहां पे इन डिटेल कवर करना है। वहां पे मैं आपको टाइप ऑफ ऑप्शंस पढ़ाऊंगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट कैसे करते हैं, ग्राफ पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ेंगे, प्रीमियम डिसाइड करेंगे, प्रीमियम इंटरेस्ट रेट वैल्यू वगैरह हर चीज देखेंगे कैसे होता है। तो बेटा वो नॉलेज तो मैं वहां डिटेल पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी डिटेल आप वहां पढ़ोगे बेटा उतनी डिटेल यहां पे नहीं चाहिए। यहां पे बस एक +2 वाले जो एक नॉलेज होती है ना, बेसिक बेसिक नॉलेज, बस उतनी काफी है, जितनी आपने बचपन में बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा था। बेटा आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मेरे ख्याल से एक +2 वाले ने पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज के अंदर कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होते क्या है, ये वही होते हैं बेटा, बस उतनी नॉलेज यहाँ पे हमको चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। बस एक छोटी सी एक्स्ट्रा नॉलेज और दूंगा, वो क्या है वो अभी बाद में देख लेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, आइए बेटा इस कंसेप्ट में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। देखिए ये एक टर्म है, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को नाम सबने सुना हुआ है, लेकिन हकीकत में अगर कोई किसी इससे रूबरू है तो बेटा वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। आप किसी कंपनी में जो जॉब करने जाते हो, है ना, आप एक अच्छा पोजीशन, आपके पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो जब आपको एचआर से आप इंटरव्यू देता है, आपकी सैलरी डिसाइड होती है, तो वो आपको एक लेटर देते हैं, है ना, उस पर आपको एक, जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हो आप, उस पर आपकी बेटा सैलरी गिवन होती है, और उस सैलरी में बेटा सीटीसी लिखा होता है। बेटा सीटीसी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो आपके, बिल्कुल भी क्या बेटा प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है कि जो आपके उस लेटर पे जो सैलरी आपके लिखे, बेटा जरूरी नहीं है वो आपके हाथ में भी उतनी मिलेगी, मतलब इन हैंड। मतलब सोचो 1 करोड़ की सैलरी आपके वहां पे लिखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा आपके हाथ में भी 1 करोड़ आएंगे, आपके हाथ में भी 1 करोड़ आएंगे, ये तो बिल्कुल, क्योंकि बेटा अभी तो टैक्स लगेगा, बेसिक टैक्स, बहुत चीजें होती है उसके, अभी हम उसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहे, ठीक है, वो तो फिर हम टैक्स वाली चीज पे चले जाएंगे, अभी आपको वहां नहीं जाना, इतनी डिटेल पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक क्रक्स क्या समझाना चाहता हूं, जब भी आपके वहां पे सैलरी में लिखी होती है जितनी भी वो सैलरी है, तो बेटा जरूरी नहीं है वो उतने आपके हाथ में मिलेगी। अच्छा ये तो एक मैंने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताया, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है बेटा, जब दूसरा केस ये है, कभी कभी क्या होता है, जो किसी का अच्छा का, किसी कंपनी का बहुत बढ़िया एक कोई इंप्लॉय आता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो कंपनी उसको सैलरी के साथ एक चीज और इंक्लूड करके देती है, वो लेकिन कैश नहीं होता बेटा, वो कैश नहीं होता, वो उसके स्टॉक्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं बेटा। ये जो 1 करोड़ की सैलरी होती है ना, आपको क्या लगता है पूरी कैश होती है? नहीं, इसमें बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं, और दूसरा एक चीज और इंक्लूड होती है, उसे कहते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं बेटा। अब ये ऑप्शंस क्या होते हैं, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। इसको आप कुछ ऐसा समझिए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है। आप अगर किसी कंपनी, आपने सुना होगा जैसे किसी फूड चेन के अंदर आप काम कर रहे हैं, कोई भी फूड रेस्टोरेंट समझ लीजिए, कोई भी फूड रेस्टोरेंट, आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, और सोचिए आपने बेटा छोले भटूरे की एक प्लेट करी हुई है, आप एक छोले भटूरे की प्लेट बना रहे हो, और वो जो कंपनी का रेस्टोरेंट, वो जो रेस्टोरेंट है, उसका जो एक छोले भटूरे का प्राइस मान के चल लेते हैं 500 रुपए प्लेट है, 500 रुपए प्लेट है छोले भटूरे की, ओके। तो बेटा पूरी दुनिया के लिए वो जो कस्टमर उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के जो खा रहे हैं छोले भटूरे, वो उसका जो प्राइस देंगे वो खाने के लिए 500 रुपए देंगे। लेकिन बेटा वही अगर आप खाओगे, आप एक एम्प्लॉय हो, आपको वो 500 का नहीं, आपको 250 का मिलेगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसे कहते हैं एम्प्लॉय डिस्काउंट, एम्प्लॉय डिस्काउंट बोलता है बेटा, ये हर जगह लगता है। आप किसी शोरूम के अंदर काम करना, जो मर्चेंडाइज आप वहां पे बेच रहे हो, आप जो मर्चेंडाइज बेटा वहां पे बेच रहे हो, जरूरी नहीं है आपके लिए भी वो उतना ही प्राइस है।
बेटा पूरी दुनिया के लिए उतना है, जितना लिखा है उतना है, लेकिन आपके लिए उतना नहीं है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय बेनिफिट है। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां पे दिया जाएगा। ये होता है बेटा। ऐसी ही कुछ ये समझ लो बेटा, ये भी वही सेम कंसेप्ट है। तो कंपनी के बेटा स्टॉक्स होते हैं। अब स्टॉक क्या प्रोडक्ट ही तो है, कंपनी उसको बेच के पैसा ही तो निकालती है। अरे स्टॉक भी तो एक तरीके से प्रोडक्ट ही है कंपनी का, क्योंकि दुनिया को बेचती है ना, अपना स्टॉक बेचती है, बेच के पैसा उठाती है ना, तो ये भी प्रोडक्ट ही है। तो दुनिया के लिए जब किसी को स्टॉक खरीदना है, तो जो उसकी पार वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो जो लिखी हुई है उतना सबको देना पड़ेगा। लेकिन आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपको जब कंपनी वो स्टॉक देगी, तो बेटा वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे देगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में करके समझा रहा हूं। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपको वो चार्ज करेगी कंपनी। मतलब अगर दुनिया के लिए 50 है, तो आपको बोलेगी 30 में दूंगी। तो बेटा क्या आप नहीं खरीदोगे? 20 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं होता बेटा बस ऐसी कंपनी दे देगी आप उसको ज्वाइन कर लोगे, ऐसा नहीं होता। तो वो मैं 1 करोड़ की सैलरी भी जो कह रहा हूं बेटा, वो आपको अभी नहीं मिलेगी, वो 3 साल बाद मिलेगी। अभी मैंने एक हाइपोथेटिकल एक टाइम फ्रेम अज्यूम कर लिया। वो डिपेंड करता है, वो उस लेटर पे लिखा होता है, वो कंडीशंस लिखी होती है कि आप अगर कंपनी के साथ इतना काम करोगे 3 साल तक, 5 साल तक, तब आपकी सैलरी 1 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन हम पूरी दुनिया को लेकिन बोलते हैं 1 करोड़, क्योंकि हमको ऐसा लगता है हम 5 साल तो काम कर ही लेंगे यार इस कंपनी के अंदर, तो ऐसा होता है। ठीक है, खैर ज्यादा डिटेलिंग पे अभी थोड़ी देर में उतरूंगा, इतनी भी नहीं, वो सेक्शन बी में हम करेंगे। यहाँ पे जितना रिलेवेंट उतना करेंगे, वरना लेक्चर बेटा खामा का बड़ा हो जाएगा और आप लास्ट में देखोगे यार ये जो सर ने इतना बड़ा कहानी बता दी, यूज तो कुछ हो नहीं रहा। इसलिए बेटा मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा। पढ़ेंगे ना, पढ़ना है, सेक्शन बी में पढ़ना है, यहाँ पे कितनी डिटेल कर लो। चलिए, डबलिंग हो जाएगी नहीं, यहाँ भी डिटेल में पढ़ा दिया, फिर वहां भी डिटेल में पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पे जितना रिलेवेंट है उतना। तो कुछ ही नहीं है, कंपनी के अपने स्टॉक्स होते हैं बेटा, स्टॉक्स भी प्रोडक्ट की तरह ही तो होते हैं। कंपनी उसको मार्केट में बेचती है और उसको बेच के पैसा उठाती है। तो पूरी दुनिया जब उसको खरीदेगी, तो जो उस स्टॉक का प्राइस है, पार वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, जो भी है, वो दुनिया को देना पड़ेगा। अरे जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है स्टॉक की, वो पूरी दुनिया को देना पड़ेगा। सोचो मार्केट में अगर 50 रुपए चल रही है स्टॉक का, तो बेटा हम सबको 50 देने पड़ेंगे उस कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए। लेकिन वही अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आपको भी अगर वो स्टॉक खरीदना है, तो बेटा आप भी कोई वो नहीं हो एक्स्ट्रा कोई वीआईपी की, आप भी 50, आपको भी कोई सस्ते में दे देंगे, आपको भी 50 में खरीदना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने बोला नहीं नहीं बेटा, तू वीआईपी है, तू वीआईपी है। क्यों है? क्योंकि तू हमारा एम्प्लॉय है, तू हमारे एक एम्प्लॉय, एक एसेट है। अब बेटा ये एम्प्लॉयर कंपनी, जो एक एम्प्लॉय होता है ना, एक एम्प्लॉय को एसेट ऐसे नहीं बोलता, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है उस एम्प्लॉय को। वो क्या है, वो अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो सब कंपनी ने अपने अपने हिसाब से कंडीशंस बना रखी कि हमारे लिए एसेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उसमें खरा उतरते हो तो आप एसेट हो, और अगर आप एसेट हो तो फिर बेटा कंपनी आपको वही जो स्टॉक 50 का है, आपको 50 में नहीं देगी, वो 30 में देगी। ये कुछ कुछ ऐसा समझ लो बेटा, इंप्लॉय डिस्काउंट मिल गया आपको, आपको इंप्लॉय डिस्काउंट मिल गया, ये ऐसा है। ठीक है, हर जगह बेटा, ये हर जगह है, ये जहां भी आप कंपनी में काम करते हो, किसी भी जगह काम करोगे बेटा, आपको बेनिफिट तो मिलता ही है ना। आपके दोस्त भी बोलते हैं ना बेटा, अरे यार तू उस जगह पे काम कर रहा है यार, तुझे तो एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे इतना फेमिलियर नहीं हो, आपको यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल नहीं मिलता, तो मैं आपको अमेरिका की बात बता देता हूँ बेटा, क्योंकि हम सीएमए यूएसए कोर्स भी पढ़ रहे हैं। तो अमेरिका क्या, किसी भी स्टोर में चले जाना बेटा, वहां पे अगर आपका कोई फ्रेंड काम कर रहा है, अमेरिका में से बेटा, ये नॉर्थ अमेरिका में भी है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में कनाडा को भी बात करूं, अगर वहां पे आपको स्टोर में कोई बंदा काम कर रहा है ना, सोचो कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आपको कोई फ्रेंड काम कर रहा है, तो बेटा आपके फ्रेंड को वहां पे डिस्काउंट मिलेगा, और अच्छा खासा मिलता है बेटा, 15 to 20% तक का, और कभी कभी 30% भी मिलता है अगर सीजन चल रहा है। 15 to 20% तो नॉर्मल डिस्काउंट है ही, और लीस्ट टू लीस्ट पकड़े तो 10%, तो मान के चलो 15%। तो अगर कोई चीज $100 की है, तो बेटा 15% का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब $15 का नुकसान, $15 का डिस्काउंट मिल जाएगा उसको हाथों हाथ। तो फिर $85 को उस इंप्लॉय को मिल जाएगा वो चीज। लेकिन अगर पूरी दुनिया के लिए अगर कोई हम जैसे जाएंगे वहां पे, तो हमको $100 में मिलेगी बेटा, वो उसको $85 में मिलेगी। तो वहां पे लोग क्या करते हैं बेटा, हमारा दोस्त है यार, तू अपने नाम पे खरीद ले, हमको दे दियो, मैं तुझे दे दूंगा, तो ऐसे चलता रहता है ना। तो यही बेटा, यही कंसेप्ट है, इसे कहते हैं एम्प्लॉय डिस्काउंट। ये भी कुछ नहीं है, स्टॉक ऑप्शन ये भी एम्प्लॉय डिस्काउंट है, कुछ नहीं है। मतलब कंपनी अपने ही स्टॉक्स को अपने एम्प्लॉयज को एट अ डिस्काउंटेड प्राइस दे देती है, दुनिया को नहीं, एम्प्लॉय को। अब आप बोलोगे सर ये भेदभाव क्यों है? अरे सर आप पूरी दुनिया को भी क्यों नहीं देते थे बेटा? क्योंकि उस एम्प्लॉय ने उस दुनिया से कुछ एक्स्ट्रा काम किया है। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, मैं एक कंपनी हूं, आप मेरे एक एम्प्लॉय हो,
ठीक है, या बेटा चलो मैं उल्टा कर देता हूं, आप एक कंपनी हो, मैं ही आपका एम्प्लॉय हूं, ठीक है, और एक एक बंदा और है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो बस आपका एक शेयर खरीदना चाहता है। तो बेटा अभी हम दोनों इक्वल लेवल पे हैं। कैसे? क्योंकि मैं भी आपका शेयर खरीदना चाहता हूं, मैं आपका एक एम्प्लॉय हूं, लेकिन स्टिल मैं आपका शेयर खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और साइड में जो एक बंदा है मेरे, जो एक एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो भी आपका शेयर खरीदना चाहते हैं। तो बेटा दोनों हम अभी सेम लेवल पे हैं, क्योंकि हम दोनों शेयर खरीद रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, दोनों में से एक एज किसके पास है? बेटा वो मेरे पास है। क्यों? क्योंकि वो भी शेयर खरीदना चाहता है, मैं भी शेयर खरीदना चाहता हूं, अभी तो इक्वल लेवल है। लेकिन मैं शेयर खरीदना चाहता हूं वो तो है, लेकिन साथ में मैं इस कंपनी की ग्रोथ के लिए एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा। वो बस पैसा दे रहा है, पैसा मैं भी दे सकता हूं बेटा, पैसे तो वो भी दे रहा है, पैसे तो मैं भी दूंगा शेयर खरीदने के लिए, लेकिन वो क्या कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसों के साथ कंपनी की ग्रोथ के लिए? नहीं कर रहा बेटा, वो तो मैं ही कर रहा हूं। वो तो ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन तो एक्स्ट्रा मैं ही कर रहा हूं, नॉन मॉनिटरी फैक्टर भी तो दे रहा हूं मैं आपको। मॉनिटरी फैक्टर तो दोनों का इन्वॉल्व है, दोनों ही दे रहे हैं, पैसे का दोनों ही इन्वॉल्व है एक शेयर को खरीदने के लिए, लेकिन नॉन मॉनिटरी फैक्टर भी तो है बेटा, उसके एक्स्ट्रा एक मेहनत, एक कंट्रीब्यूशन, वो तो नहीं दे रहा बेटा, वो तो मैं दे रहा हूं। तो यहां पे उस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन के लिए कंपनी क्या करेगी? मुझे कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट देगी, थोड़ा सा डिस्काउंट देगी, इस रीजन की वजह से, क्योंकि बेटा आप भी दोनों सेम लेवल हो। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर क्यों ऐसा भेदभाव है, आप समझ गए बेटा। अगर क्योंकि बेटा भेदभाव है, मतलब भेदभाव इन द सेंस डिफरेंस है, वो भी खरीद रहा है, मैं भी खरीद रहा हूं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा एक नॉन मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन भी तो दे रहा हूं मैं, वो नहीं दे रहा। पैसे तो हम दोनों भी दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा चीज बस मैं लाके दे रहा हूं, तो वो एक्स्ट्रा चीज के लिए कंपनी मुझे डिस्काउंट दे रही है। अगर वो भी दे देगा तो बेटा फिर उसको भी दे देगी। तो ये है बेटा, अब मैंने आपको हर एस्पेक्ट से ये बता दिया कि यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे क्या डिस्काउंट का क्राइटेरिया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब ये बात समझिए, मेरी दूसरी बात, ये कंपनी डिसाइड कैसे करती है कि इसको डिस्काउंट देंगे? मतलब इसको डिस्काउंट देंगे ठीक है, लेकिन कैसे डिसाइड करें? देखिए, कंपनी मतलब कैसे मान लेते कि ये हमारा एम्प्लॉय और उसको हम देंगे स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस में? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपने न्यू ज्वाइनिंग हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपकी एक जॉब लग गई, आपकी उसमें सैलरी लिखी हुई है 1 करोड़, तो बेटा उस पर जो लिखे हुए ऑप्शंस, उसमें ऑप्शंस लिखे होते हैं, तो जरूरी नहीं है बेटा आज से ही आपको वो कंपनी के स्टॉक्स, आज से ही वो कंपनी के स्टॉक्स बेटा आपको। अच्छा, ये नाम ऑप्शन इसलिए क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है बेटा, ये एक ऑप्शन इसका नाम इसलिए है क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है। ऐसा जबरदस्ती कंपनी नहीं कह रही कि हाँ हाँ नहीं खरीद रहा है, तुझे खरीद रहा है, नहीं नहीं खरीद रहा है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, मना भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए इसका नाम ऑप्शन है। इसलिए इसका नाम रखा गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय को स्टॉक्स मिलेंगे एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, बट एट देयर ओन डिस्क्रिप्शन, एट देयर ओन ऑप्शन, मतलब आपके पास ऑप्शन है, इसको रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन है, यस और नो। ठीक है, चलिए मेरे पास अब बेटा ठीक है, तू मुझे 50 का 30 में दे रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी 30 भी नहीं। अब बेटा क्या करें, इसमें 30 भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन है, बात वो तो ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनिए, आप एक एम्प्लॉय हो, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करा, ठीक है, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करा, बेटा आपने किसी कंपनी को ज्वाइन तो कर लिया, और उसमें कंपनी कह भी रही है आपको मैं आपको 50 का शेयर 30 में दे दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा वो अभी जो नया नया ज्वाइन करा है उसको दे देगी, क्योंकि बेटा उसने आज नया ज्वाइन करा, कंपनी ने 50 को उसको 30 में दे दिया, उसने अगले दिन छोड़ दिया, कंपनी तो बेटा बेवकूफ बन गई। बेटा कंपनी तो बेवकूफ बन गई ना, उसने एक दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे दिया कंपनी को, और कंपनी ने 50 का 30 में दे दिया। तो बेटा ये गड़बड़ी ना हो जाए, तो कंपनी क्या कहती है, मुझे आपसे ये जो मैं आपको 50 का 30 में दे रही हूं, मतलब 20 का जो मैं डिस्काउंट दे रही हूं, इसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए। बेटा गिव एंड टेक है, कंपनी अगर 20 छोड़ रही है तो बेटा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ेगी। मतलब अगर सीधी सीधी बात बोलूं, अगर वो आपको $20 का डिस्काउंट चाहिए तो यू हैव टू अर्न इट, आपको कमाना पड़ेगा। कैसे? कंपनी आपसे एक बॉन्ड, मतलब एक मानेगी, मतलब आपसे एक चीज मांगे, बॉन्ड साइन इन द सेंस आपको बोलेगी, कंडीशन देगी कि अगर आपको ये $20 का डिस्काउंट कमाना है, $20 का डिस्काउंट कमाना है एक शेयर पे, तो आपको इसकी मुझे मेहनत लेनी पड़ेगी। क्या मेहनत? आपको मेरे साथ 3 साल तक लगातार काम करना पड़ेगा, 3 साल तक लगातार, आज छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ दिया तो आप ये डिस्काउंट भूल जाना, फिर आपको वो $50 का शेयर 50 में मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको इस कंपनी से निकाल देंगे, नहीं नहीं, आप एम्प्लॉय रहोगे, या आप अगर छोड़ के भी चले गए तो ठीक है, आप छोड़ के चले गए, और ऐसा भी नहीं है आपको शेयर देना बंद कर देंगे, नहीं नहीं इसने छोड़ दिया इसको हम शेयर नहीं देंगे 50, लेकिन फर्क ये है आपको 50 का 50 में मिलेगा, पूरी दुनिया जैसे आपको ट्रीट करा जाएगा। अगर आपने हमारे साथ 3 साल या उससे ज्यादा काम कर लिया
तो हम मान लेंगे कि आप हमारे लिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो, एक एसेट हो, तो वही शेयर हम पूरी दुनिया को 50 में देते हैं, आपको नहीं देंगे, आपको 30 में देंगे, क्योंकि आपने वो कंडीशन पूरी कर दी जो हमने आपको बोली थी। 3 साल आपने 3 साल तक लगातार कंपनी के लिए काम कर लिया, अब कंपनी आपको ये दे देगी। बेटा ये एक एक्चुअली बताऊं, मैं बताता हूँ, ये एचआर की टैक्टिक्स है। मेरी बात सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, ये एक मार्केटिंग मार्केटिंग है। देखिए क्या होता है, कंपनी का होता है लेबर टर्नओवर रेशियो कभी कभी बहुत इंक्रीज हो जाता है, कंपनी उसको घटाना चाहती है। लेबर टर्नओवर इंक्रीज होना बहुत ही एक्चुअली अच्छा नहीं देखा जाता नजर से, अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। पुअर मैनेजमेंट सबसे पहली चीज उसमें से देखी जाती है, भाई इस कंपनी का बहुत ही पुअर मैनेजमेंट है या बहुत ही टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट है। ले ले ऑफ अलग है बेटा, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, वो एक अलग कंसेप्ट है, पता नहीं, मैं अब इस पे नहीं जा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर ये होता है कि कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा मार्केट में, मतलब कंपनी के वो जो एम्प्लॉइज है वो बार बार छोड़ के जा रहे हैं, और कंपनी बार बार हायर करती है, वो भी फिर छोड़ के जा रहे हैं, फिर बार बार, मतलब उस कंपनी के अंदर बार बार हायरिंग बहुत जोरों से चलती है बेटा। मतलब पोजीशन खाली होती है, फिर भर जाती है, फिर खाली होती है, फिर पोजीशन। इसका मतलब जो बंदे भरते हैं पोजीशन, वो फिर छोड़ के चले जाते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब वो टिकते नहीं, और टिकते क्यों नहीं होंगे बेटा, मतलब कुछ मैनेजमेंट में दिक्कत होगी, मैनेजमेंट में दिक्कत होगी, या टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, है ना। तो कंपनी को उस चीज में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, मतलब पुअर मैनेजमेंट एक अच्छा नजर से नहीं देखा जाता है, इन्वेस्टर्स भी फिर उस कंपनी से निकलते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, कंपनी क्या करती है, ये स्टॉक ऑप्शंस वाला गेम ले आती है, और वो उसको लालच देती है एम्प्लॉय को कि भाई देख, अगर तू छोड़ के चलेगा तो देख 50 का तुझे 30 में मिलेगा, सर देख लियो फिर तेरा क्या हो जाएगा, तुझे 50 का 50 में देना पड़ेगा, लेकिन अगर तू रुक जाएगा तो 50 का 30। तो बेटा इससे क्या होंगे, सारे लालच के चक्कर में कंपनी में रुकना स्टार्ट हो जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे तो रुकना स्टार्ट कर देंगे, और जब रुकना स्टार्ट कर देंगे तो कंपनी का जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो डिक्रीज होता रहेगा। दूसरा, हाईली एसेट इंडिविजुअल्स को कंपनी रोकना चाहती है। क्या होता है, कंपनी के पास कोई बंदा आता है, जैसे कोई या जो भी लड़की बेटा जो भी है, हायर होने आते हैं कि भाई हमको हायर कर लो तुम, हमें जॉब चाहिए। अब बेटा वो जो बंदा हायर तो होने आया, वो जो एम्प्लॉय है, वो जो जॉब ढूंढ रहा है, वो नेक्स्ट लेवल हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल है, उसके पास कुछ एसेट्स है, उसके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, सीजन बंदा। तो कंपनी ऐसे बंदे को छोड़ना नहीं चाहती कि अगर ये बंदा, अगर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये इस कंपनी को छोड़ के दूसरी जगह इंटरव्यू दे देगा और उसको वो रख लेंगे, तो ये उस कंपनी के लिए एसेट यूज हो जाएगा और ज्यादा अच्छा अपना एक्सपर्टीज देगा। तो कंपनी क्या चाहती है, वो दूसरों का ना दे, हमको दे दे, हम इसको यूज करें, इसका जो टैलेंट है बेटा कंपनी खुद यूज करे। तो लेकिन कंपनी ये भी डर है कि यार ये हमें लोग छोड़ के ना चले, आज हायर तो हो गए ठीक है, लेकिन 1-2 साल बाद इसको हो सकता है अच्छी पोजीशन, एक अच्छी सैलरी मिल जाए, ये उसको लेके वहां चले जाए, हमको छोड़ के चले जाए। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे इंडिविजुअल्स को रोकना चाहती है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए कंपनी फिर क्या करती है, स्टॉक ऑप्शंस का लालच दे देती है कि भाई देखो $50 का शेयर है, अगर आप 5 साल तक लगातार काम करोगे, हमारे साथ टिके रहोगे, तो $50 का शेयर हम आपको $30 में दे देंगे, 20 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, देख लेना। अगर आप छोड़ के चले जाओगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको 50 का लेके फिर 50 में देंगे, 30 में नहीं देंगे। तो बेटा वो सोचेगा यार ये तो भारी नुकसान हो जाएगा, $20 का नुकसान हो गया, अच्छा हमको मिल रहा है, तो वो क्या करेगा बेटा, फिर इस लालच में रुक जाएगा। तो ये एक रीजन भी है, ठीक है, क्योंकि वो 5 साल अच्छा, वो जो कंपनी डिसाइड करती है ना बेटा, ये 5 साल रुकने, कंपनी क्या करती है इसमें पूरा उसके साथ जितना उस कंपनी उसको उसका एक्सपर्टीज जो है उसका पूरा ले लेती है बेटा, यूज कर लेती है। तब जाके फिर वो बोलते हैं अगर चल अब ये छोड़ के भी चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमने उसको पूरा 5 साल अच्छी तरह यूज कर लिया और इसके थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, सीधी बात है, ठीक है। तो ये रीजन है बेटा, तो ये एक वन ऑफ द रीजन, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसी के लिए स्टॉक ऑप्शंस बने, ये भी है बेटा, ठीक है। ये एक एचआर वालों की, ये जो मार्केटिंग वाले, ये उनका स्ट्रैटेजी है स्टॉक ऑप्शंस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बेटा हमने इन डिटेल डिस्कशन करा स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर, मैंने बताया आपको ये क्या होता है। बस एक अभी मुझे छोटी सी चीज आपको और बतानी है, एवरेज मार्केट प्राइस, करंट प्राइस, ये करके बताना है क्या होता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा महत्व है इस डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में, ट्रेजरी स्टॉक मेथड। ये क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं बेटा। एक एग्जांपल है, वही ऑक्सीडेल कंपनी है, यहाँ पे भी मैं आपको डायल्यूटेड ईपीएस निकालना सिखा रहा हूँ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है बेटा, एक एग्जांपल में, लेकिन अभी आपको और बताऊंगा। ये जस्ट एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, मतलब ये कंसेप्ट एग्जांपल है, मतलब इस कंसेप्ट से मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि क्या है, कंपनी कितने ऑप्शंस देगी, कितने लेगी, ये सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन डायल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा इसके थ्रू, वो उसके लिए अलग से एग्जांपल बेटा मैंने आप लोगों के लिए रखा है, वो हम एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। ये वाला कंसेप्ट जो है, ये जो एग्जांपल है डायल्यूटेड ईपीएस का निकालने का नहीं है, ये कंसेप्ट है बेटा
ट्रेजरी स्टॉक मेथड का। ये ट्रेजरी स्टॉक मेथड में आप बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह स्टूडेंट देखते हैं, वो एक्स वाला फॉर्मूला होता है, वो नंबर है ना, वो जो फाइंड आउट करना होता है, ये वो है बेटा। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, मैं एक भी फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा बेटा, ये है ठीक है। मैं बस प्योर लॉजिक से कराऊंगा, जैसा लॉजिक है, बहुत आसान है। आइए अब आपको इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं होता ऑप्शंस, कुछ नहीं होता। ऑप्शन ये होता है कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपने ही शेयर एट ए डिस्काउंटेड प्राइस दे देती है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं देगी, क्योंकि अगर न्यू एम्प्लॉयज को भी ऐसे देने लग गई तो बेटा आज उनको वो डिस्काउंट प्राइस में लेके वो कल कंपनी को छोड़ देंगे, कंपनी को तो ऐसा नुकसान हो जाएगा ना। तो कंपनी क्या करेगी, उनसे थोड़े टाइम डील करती है, कंपनी कहती है उनसे डील करेगी कि अगर तुमको ये $50 का शेयर $30 में चाहिए, मतलब $20 का अगर तुमको डिस्काउंट चाहिए, तुम्हें $20 का डिस्काउंट कर चाहिए, तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, उनको कमाना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। कैसे कमाना पड़ेगा, 3 साल या 5 साल, जितना भी हो सकता है बेटा, 10 साल भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ये मैं बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान के चलो, 5 साल। उस एम्प्लॉय को 5 साल तक लगातार बिना छोड़े कंपनी के साथ एक कंट्रीब्यूशन अपना देना पड़ेगा, मतलब इन द सेंस काम करके कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है कंपनी को। तो ऐसे फिर वही उसका प्रीमियम है, वही उसका प्रीमियम है, ठीक है। कंपनी मान लेगी जो तूने अपना मेहनत हमको दिया वही उसका प्रीमियम होता है। ऑप्शंस के लिए बेटा प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। तो यही इस एम्प्लॉय के लिए प्रीमियम है। चलिए इतना आप लोगों को इन डिटेल समझ में आया, बस इतना ही डिटेल काफी है। अब बात आती है सोचो मान, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी ये बढ़ाते हैं कि उस बंदे ने, वो एक एम्प्लॉय है, उसने उस कंपनी के साथ पूरे 5 साल काम कर लिए। वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसने उस एम्प्लॉयर के साथ पूरे 5 साल काम कर लिए। तो बेटा जब 5 साल काम कर लिए, सोचो मैं आप एक कंपनी हूं, मैं आपका एक एम्प्लॉय हूं, मैं आप लोगों के पास आया, देखो भाई साहब आप लोगों ने हमको ये बोला कि अगर मैं आपके साथ यहाँ पे 5 साल टिक के काम कर लेता हूं, तो आप मुझे क्या करोगे, वो जो शेयर है अपने डिस्काउंटेड प्राइस पे दोगे। अगर मैं आपसे ना खरीद के अगर बाजार में आपके शेयर खरीदना चाहूं, अरे आप क्या दोगे, मैं बाजार से आपके शेयर खरीद लूंगा। अगर बाजार से आपका शेयर खरीदना चाहूं, तो मार्केट में जो आपके शेयर का भाव चल रहा है, प्राइस चल रहा है, वो $50 पर शेयर चल रहा है। तो अगर आपका शेयर मुझे खरीद रहा है तो मुझे $50 खर्चने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपने मुझे ये बोला था कि अगर मैं आपके साथ 5 साल काम करूंगा, 5 साल काम करूंगा, तो वो ही $50 का जो मार्केट में शेयर चल रहा है, मैं आपको 30 पे दे दूंगा, आप मुझे 30 पे दे दोगे। तो इस कहने से मैं रुक गया, बस इसी कहने से मैं रुक गया। तो भाई साहब अब वो घड़ी आ गई है, मैंने पूरे 5 साल आपके साथ काम कर लिए, मुझे वो शेयर अब आप $30 में दो। तो बेटा अब कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये कंपनी ने बोल तो दिया जोश जोश में कि मैं 50 का 30 में दे दूंगा, लेकिन क्या इससे फिर कंपनी को नुकसान नहीं हो जाएगा सर? सर कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो मार्केट पे प्राइस चल रहा है वो तो 50 है, लेकिन कंपनी को देना पड़ रहा है 30 में। तो कंपनी को तो बेटा $20 का नुकसान हो गया ना। हाँ बेटा ये $20 का नुकसान है, लेकिन कंपनी, आपको ऐसा लगे बेटा कंपनी की जेब से लेकिन ये पैसा नहीं जा रहा है, कंपनी अपने जेब से $20 देगी। इसका एक अलग तरीका है जो कंपनी करेगी, और आज ये भी पता चल जाएगा इसको ट्रेजरी स्टॉक मेथड क्यों बोला जाता है। देखिए ट्रेजरी स्टॉक मेथड तो हम अभी बता, ये जो ट्रेजरी स्टॉक मेथड है, ये जो बेटा ट्रेजरी स्टॉक मेथड है ना, ये ट्रेजरी स्टॉक मेथड, हालांकि पार्ट 1 में इन डिटेल इसके ऊपर मैंने चर्चा करी हुई है। ट्रेजरी स्टॉक मेथड वही ट्रेजरी स्टॉक, बेटा ये जो ट्रेजरी स्टॉक मेथड है ना, ये इस शब्द से निकल के आया है, ये वाला शब्द, ये वाला शब्द से निकल के आया है, ये ट्रेजरी स्टॉक। अब ये ट्रेजरी स्टॉक मेथड क्या है, मतलब ट्रेजरी स्टॉक का कुछ लेना देना होगा। अगर आप लोगों को बेटा नहीं पता तो ट्रेजरी स्टॉक में आपको बता देता हूं क्या होता है, वो जानना जरूरी है इस कंसेप्ट के लिए। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, ट्रेजरी स्टॉक ये होता है कि कंपनी कभी कभी बताओ देखती मार्केट में शेयर कुछ ज्यादा ही इश्यू हो गए। सोचो कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में निकाले, कंपनी ने देखा यार 10,000 शेयर थोड़े मार्केट में ज्यादा चले गए हैं, गलती कर दी, काम करते हैं 2,000 वापस खरीद लेते हैं, बुला लेते हैं, वापस बुला लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सिचुएशन होती है ओवर स्टॉक का, है ना, कभी मतलब मार्केट में ज्यादा स्टॉक निकल गया, मतलब क्या होता है, एक कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्ट मार्केट में 10,000 प्रोडक्ट निकाल दिया, उसने बोला यार ज्यादा ही निकल गया 10,000, क्योंकि बेटा ज्यादा अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो ना थोड़ी सी सप्लाई बढ़ जाती है, तो थोड़ा इकोनॉमिक से गेम होता है, तो थोड़ा सा वो मतलब कम ही निकालते हैं, जितनी डिमांड है ना उससे थोड़ा सा, इतना भी नहीं, थोड़ा सा कम निकालते हैं, ताकि सप्लाई डिमांड का रेशियो बना रहे, हेल्दी रेशियो बना रहे। अगर आप ज्यादा सप्लाई निकाल दोगे उस प्रोडक्ट की और डिमांड उतनी है नहीं, तो बेटा वो यूं ही पड़ा रहेगा, ऑब्सोलीट होता रहेगा, है ना, ऑब्सोलीट कॉस्ट बढ़ती रहेगी, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा सप्लाई नहीं निकालते, बस डिमांड से इक्वल या उससे थोड़ा सा कम इलास्टिसिटी मेंटेन रखते हैं। चलिए ऐसे ही ये ट्रेजरी स्टॉक मेथड वो का गेम है। कैसे, कंपनी मार्केट में अपने 10,000 शेयर निकाल देती है, कंपनी को पैसों की जरूरत थी तो शेयर इशू करके पैसा उठा लिया, लेकिन कंपनी को ऐसा लगा यार 10,000 शेयर मार्केट में थोड़े ज्यादा निकल गए। अब ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि बेटा जितने ज्यादा शेयर निकालोगे उतनी आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होगी। सीधी बात है बेटा, जितने और शेयर क्या होते हैं, ओनरशिप ही तो होती है। तो जितने आप ज्यादा शेयर निकालोगे उतने ज्यादा आपकी ओनरशिप गई। तो कंपनी कहती है यार ये तो कुछ ज्यादा ही निकल गया, एक काम करते हैं 10,000 ज्यादा में कर लिए, हम एक काम करते हैं 2,000 वापस मंगवा लेते हैं। वो 2,000 शेयर आप कंपनी को वापस खरीदने पड़ेंगे। अब बेटा जब वो कंपनी लेकिन खरीदेगी ना, उसको मार्केट के रेट से खरीदना पड़ेगा। वो शेयर अपने प्राइस पे कर रही है, मार्केट प्राइस पे थोड़ी ना इशू करती है। लेकिन जो खरीदेगी तो मार्केट प्राइस से खरीदेगी। समझ रहे बेटा? आप बोलोगे क्यों सर, ये तो गलत है। ये तो गलत है बेटा, गलत कुछ नहीं है। मैं आपको, आप अपने आप को रख के देख लो। सोचो मैं कंपनी हूं, मैं आपको 10,000 शेयर बेचे और आपसे पैसे ले लिया, आप मेरे शेयर होल्डर बन गए। मैं वापस आया, भाई साहब भाई साहब भाई साहब गलती हो गई, गलती हो गई, ये 10,000 थोड़े ज्यादा निकल गए, आप ये 2,000 मुझे वापस दे दो। बेटा आप मुझे बात बताओ, 2,000 मुझे चलो दे तो दोगे शेयर्स, लेकिन मुझे बात बताओ क्या आप मुझे मार्केट प्राइस पे बेचोगे, मार्केट प्राइस पे बेचोगे, या जिस रेट पे मैंने आपको दिया था उसी रेट पे आप मुझे मार्केट प्राइस पे बेचोगे? क्यों? क्योंकि आप कंपनी को ये बोलोगे देखो नो डाउट कंपनी आपके शेयर्स है, नो डाउट, लेकिन अगर आप ना होते, कोई और होता, तो उसको अगर मैं ये शेयर बेचता तो क्या मैं मार्केट प्राइस में नहीं बेचता, मार्केट प्राइस पे बेचता। तो आप एक कंपनी हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं आपको आपके प्राइस पे बेच दूंगा जिस रेट पे आपने मुझे बेचा था। कंपनी तो इश्यू प्राइस पे बेचती है ना, वो तो मार्केट वैल्यू से कम होती है। कभी कभी मार्केट प्राइस पे बेच देगी। तो बेटा ऐसा नहीं ये, लेकिन कंपनी जनरली तो इश्यू प्राइस पे बेचते हैं ना, ये टेक्निकली नहीं करते। इतना सुनो, तो कंपनी ने, मैंने आप एक, मैं कंपनी हूं, मैंने आपको इश्यू प्राइस पे बेच दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं गलती हो गई, मुझे वापस दे दो। तो बेटा जब आप मुझे वापस दोगे तो क्या उसी इश्यू प्राइस पे जिस रेट पे मैंने आपको बेचा था उसी पे दोगे, या मार्केट प्राइस पे बेचोगे? बेटा मार्केट प्राइस पे बेचोगे। अरे क्योंकि अगर कंपनी नहीं होती, आप इस शेयर को बेच रहे होते तो मार्केट प्राइस पे बेचते ना। तो मुझे अगर आप वही इश्यू प्राइस पे बेच दोगे तो आपका तो नुकसान हो गया, आपको तो नुकसान हो गया ना बेटा। तो यही है, यही नुकसान है। चलिए बेटा कंपनी को शेयर तो बेच ही, शेयर बेच तो दिए, लेकिन जब खरीदने की बारी आती है ना, उसको मार्केट प्राइस पे खरीदना होता है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कंपनी को उस प्राइस पे थोड़ी ना बेचेगा, कंपनी को उस रेट पे थोड़ी ना बेचेगा। बेटा फिर तो बेवकूफ है कंपनी, क्यों कर रही है ऐसी हरकतें? कोई भी नहीं कर सकता बेटा, वो इन्वेस्टर भी बेवकूफ है अगर वो भी ये बेचा है, क्योंकि मार्केट प्राइस में बिकता है बेटा, मार्केट प्राइस है। जैसे बेटा एक गाड़ी आपने खरीद ली, मेरी बात सुना, अगर आपने गाड़ी खरीदी किसी शोरूम से, अब खरीद ली, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने सेकंड हैंड कार्स का भी सिस्टम बना रखा बेटा, ठीक है। अब जब वही गाड़ी जिसने आपको बेची बेटा, जो मैन्युफैक्चरर है वो कह रहा है भाई साहब हमको ये गाड़ी आप वापस दे दो, तो बेटा आप क्या उसको मार्केट रेट पे तो बेचोगे, मार्केट में प्राइस चल रहा होता है ना, वही मार्केट रेट पे बेचा जाता है। ऐसे थोड़ी ना आपने कोई भी प्राइस बोल दी। सेम शेयर्स के साथ भी है बेटा, स्टॉक प्राइस के साथ भी है। मैं एक कंपनी हूं, मैंने आपको शेयर इश्यू प्राइस पे दे दिया, नो डाउट, तो इसका मतलब ये नहीं जब मैं आपसे कभी भी खरीद लूं तो उसी इश्यू प्राइस में वापस लूंगा, नहीं। बायबैक, रीपर्चेज मैं उस रेट से नहीं कर सकता बेटा, वो मार्केट रेट से होती है। तो कंपनी जब भी मार्केट खरीद, जब भी शेयर बायबैक करेगी तो मार्केट रेट से बायबैक करेगी, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, ट्रेजरी स्टॉक हो तो गए हैं बेटा, ट्रेजरी स्टॉक हो तो गए हैं, ठीक है, रखे हुए हैं कंपनी के पास, कंपनी ने खरीद लिए, कंपनी ने बेटा ट्रेजरी वो मार्केट से शेयर खरीद तो लिए, ठीक है, लेकिन बेटा अब इसको खरीद के क्या करेगी? अबे शेयर तूने खरीद तो लिए, तुझे 10,000 शेयर थे, 2,000 तुमने बायबैक कर लिए, तो 2,000 अब क्या करे इसका? अबे ये 2,000 आ तो गए, मैं इसका क्या करूं? बेटा ये 2,000 कुछ नहीं करती कंपनी, क्या करती है अपने ट्रेजरी के अंदर स्टॉक, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो क्या कहते हैं तिजोरी, ट्रेजरी, उसके अंदर रख देती है बंद करके, चाबी लगा, बस अंदर हो गए। अब बोलोगे सर ये क्या कर रही है कंपनी है? अबे तूने बायबैक करे, इसका मतलब तू कह रहा गलती होगी, गलती होगी तो फाड़ के फेंक देना फिर। अरे तूने 10,000 शेयर इशू करे, 2,000 बायबैक कर ली, तो 2,000 गलती से हो गए तो फाड़ के फेंक दे। बेटा फाड़ के फेंकना नहीं है। कंपनी क्या करती है, 10,000 इशू हो गए, कंपनी कह रही है अभी ज्यादा निकल गए, आगे जाके दोबारा इशू कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा निकल गए, अभी 2,000 बायबैक कर लेंगे। कंपनी ने बायबैक कर लिया, और बायबैक करके वो जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है दोबारा, अरे बायबैक कर लेगी तो वो शेयर होल्डर से शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेगी और उसका पैसा रिटर्न कर देगी। तो उस शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी फाड़ेगी नहीं, कहां करेगी? उस तिजोरी के अंदर, ट्रेजरी के अंदर बंद करके रख देगी। अब बेटा वो जो तिजोरी में वो शेयर बंद करके रखे हैं वो कभी ना कभी काम आएंगे, क्योंकि हो सकता है कंपनी दोबारा मार्केट में शेयर निकाले, या एम्प्लॉयज को एज अ स्टॉक ऑप्शंस वो दे देगी। तो बेटा एक रॉ मटेरियल है। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं ऑप्शन, कंपनी स्टॉक्स दे देती है, अपनी कंपनी अपने स्टॉक्स दे देती है, तो क्या इशू करके देती है? नए शेयर इशू करके देते हैं? नहीं बेटा, नए थोड़ी ना शेयर इशू करती है कंपनी। वो जो स्टॉक जो उसके बाद ट्रेजरी के अंदर वो जो स्टॉक बंद करके रखे हुए ना, वो वाले स्टॉक निकाल के कंपनी उसको देती है। तो सीधी सीधी बात बोलूं तो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को जो स्टॉक्स मिल रहे हैं, उसका एक्चुअली जो सोर्स है बेटा वो ट्रेजरी स्टॉक्स है, ट्रेजरी स्टॉक्स है, ट्रेजरी स्टॉक्स है।
देखिए ट्रेजरी स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब कंपनी मार्केट में दोबारा अपने शेयर बायबैक कर लेती है ना बेटा, बायबैक कर लेती है, तो वो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग डिक्रीज कर देती है। इसका लॉजिक मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अगर यही एक रीजन है, कोई स्टूडेंट अगर मेरी पहली क्लास ऐसे देख रहा है बेटा पहली बार, तो उसको नहीं समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ इससे अच्छा बेटर आप देखो ही मत। लेकिन अगर आपने मेरी क्लासेस शुरू से देखी ना, तो बेटा कोई रोक नहीं सकता आपको सीएमए यूएसए में पार कराने का, क्योंकि जो लॉजिक मैंने आपको बताया बेटा, मैं इस पर रिपीट नहीं कर सकता, फिर क्लास बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, बहुत लंबी बन जाएगी। लॉजिक इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी आप शेयर बायबैक करते हो बेटा, ये कॉमन सेंस वाली बात है, थर्ड की फोर्थ क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। अरे मार्केट में पहले आपके 10,000 शेयर थे, 2,000 आपने वापस खरीद लिए, तब आपके मार्केट में कितने घूम रहे हैं? अरे पहले मार्केट में जो आपके शेयर घूम रहे थे 10,000 घूम रहे थे, 2,000 आपने वापस मंगवा लिए, तो अब कितने घूम रहे हैं? 8,000। तो कम कर देता ना, तो ट्रेजरी स्टॉक आपकी टोटल इक्विटी को कम कर देता है। अब ऑब्वियसली 2,000 से कम हो गई आपकी इक्विटी, लॉजिक है। कम करके आप इसको कहां रखते हो? अपने ट्रेजरी स्टॉक के अंदर बंद करके रखते हो। ट्रेजरी होती है ना, ट्रेजरी क्या, वो तिजोरी, यही बोलते हैं बेटा ट्रेजरी को, ट्रेजर है यही है बेटा, ट्रेजरी यही है। तिजोरी में बंद करके रख लेते, कभी ना कभी आगे काम आएगा। कब काम आएगा? जब ये इंप्लॉइज वालों को स्टॉक ऑप्शंस दे रहा होता है, तो यहाँ पे काम आएगा। इनको इंप्लॉइज का कंपनी क्या करती है, इनके लिए नए शेयर इश्यू नहीं करती, वो ट्रेजरी में से वो अपनी जो ट्रेजरी होती है तो उसको खोलते हैं और वो शेयर वही उस इंप्लॉय के नाम करके दे देते हैं, ये ले बेटा तू ले। उनके लिए कोई नए शेयर इश्यू नहीं हो रहे। तो बेटा ये ट्रेजरी स्टॉक्स जब हमने बंद करे थे, तो इसने डिक्रीज कर दिया था आपकी इक्विटी को। लेकिन अब यही जब आप इंप्लॉय को दोबारा दे दोगे, तो एक्चुअली ये मार्केट में वापस उतर गए बेटा। मार्केट में इन ट्रेजरी स्टॉक का कमबैक हो गया ना। अबे कमबैक हो गया ना इनका, पहले तो ये निकल गए क्योंकि कंपनी ने दोबारा खरीद लिया, तो ये माइनस हो गए, टोटल इक्विटी को कम कर दिया। अरे पहले 10,000 शेयर थे, 2,000 कंपनी ने वापस खरीद लिया, तो कम हो गए। अब मार्केट में 8,000 घूम रहे। अब यही 2,000 शेयर कंपनी ने फिर से इंप्लॉय को दे दिया। अब इंप्लॉय इसको बाजार में लेके जाएगा, मार्केट में लेके जाएगा, तो मार्केट में कितने हो गए? पहले 8,000 थे, अब 2,000 इंप्लॉय के पास आ गए, तो और 10,000 फिर नहीं हो गए, कम बैक हो गया। इसलिए इसको दोबारा एड बैक कर दिया जाता है। इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स फैंस को आपका इंक्रीज हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो जाता है। लेकिन न्यूमरेटर में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं आता। आपको बेटा वर्बली पूरा ट्रेजरी स्टॉक मेथड करा दिया, पूरा करा दिया। अभी तो एग्जाम्पल में आएंगे। तो यही था ट्रेजरी स्टॉक मेथड, तो उसका मैंने लॉजिक बताया। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इसको ट्रेजरी स्टॉक मेथड क्यों बोलते हैं। अब समझ में आया? क्योंकि जो एम्प्लॉय को शेयर कंपनी देती है कि हाँ 50 का 30 में दे दूंगी, बेटा उसको जो वो जो शेयर उसको मिल रहा है ना अपने हाथ में, उसका सोर्स ट्रेजरी स्टॉक्स है, ट्रेजरी स्टॉक्स। तो ये एक मैंने आपको लॉजिक बताया, ठीक है। अब बेटा अगली क्लास में इसके ऊपर इन डिटेल कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस और हमारी चर्चा होने वाली है। तो स्टडी मटेरियल की बेटा आपको कॉन्टिन्यूस रीडिंग करते रहनी है, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल्स में ये वर्ड मिल जाएगा ट्रेजरी स्टॉक मेथड, ऐसा नहीं है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, यही एक इकलौता मेथड है जो हमको पढ़ना है, क्योंकि आपके सीएमए यूएसए करिकुलम में इतना ही है। हालांकि बेटा, हालांकि मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, इसकी कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो मैं जो आपको मैं पार्ट 1 के अंदर कराता हूँ, वो ज्यादा हेल्पफुल भी होती है, ठीक है। लेकिन आपको भी इतना समझने की जरूरत नहीं है। हमारे जितना सिलेबस में है बेटा, हम स्ट्रिक्टली उतना ही एडेरेंस पे रहेंगे, ठीक है। जितना उतना दे रखा है, ज्यादा उड़ेंगे नहीं बेटा, ठीक है। जितना दे रखा है उतना ही। मैं आप लोगों को बेटा वैसे कभी कभी उससे ज्यादा ही पढ़ा देता हूँ, आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा ही नॉलेज देता हूँ। सवाल है ही नहीं कि बेटा जितना बेटा सारा का सारा स्टडी मटेरियल में जो लिखा सारा कवर है, मेरे स्टडी मटेरियल में तो सब कुछ ही कवर है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही कवर है, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि कोई कंसेप्ट रह जाए। कंसेप्ट तो सारे होंगे, ये तो आप लोगों को पता है बेटा, एक एक चीज पर डिटेल चर्चा होती है। हम ऐसे पढ़ते हैं बेटा, साइंस फाइनेंशियल क्लासेस में ऐसे पढ़ाया जाता है कि ये कंसेप्ट हम ही बना रहे, किसी ने बनाया नहीं, हम बनाएंगे, ठीक है, सीधी बात है। हम तो ऐसे पढ़ते बेटा बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से। ग्रास रूट क्या बेटा? रूट लेवल से, ठीक है, बिल्कुल खोद के जो नीचे बिल्कुल फाउंडेशन लेवल, ऐसा तो बेटा मैं आपको पता है, आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो सेम कंसेप्ट बेटा, कोई भी कंसेप्ट आ जाए, सिंपल से सिंपल टू द मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट को भी हम बिल्कुल ऐसा पढ़ेंगे जैसे हमने खुद ही बनाया। सीधी बात है बेटा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ आपको अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। पहली बार सीएमए यूएसए दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल जरूर पढ़ लेना बेटा, ठीक है। पहली बार शायद समझ के नहीं आएगा पढ़ के, लेकिन फिर भी पढ़ना है। पहले आप जैसे जैसे नॉवल पढ़ते हैं वैसे पढ़ो। उसके बाद बेटा मेरे साथ मेरी क्लासेस साथ में तो आपको चलानी है। जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी कर रहे हैं, कंसेप्ट बस स्ट्रॉन्ग कर लेना बेटा। फिर उसके बाद जब स्टडी मटेरियल दोबारा पढ़ोगे, तो बेटा स्टडी मटेरियल ऐसे समझ में आएगा बेटा, बस आप ये आप ही नहीं लिखा है,
ऐसे समझ में आएगा। अगर आप मेरी क्लासेस देखने के बाद कोई भी स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ोगे तो आपको मेरे ख्याल इस बात से कनेक्ट हो पा रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर बेटा आप अपने रिवीजन में वहां पे नोट थोड़ी ना बनाओगे। आपने अगर मेरी क्लासेस देख ली तो आप अपना रजिस्टर थोड़ी ना बनाओगे। आप किताब से ही पढ़ोगे बेटा, हाँ ये चीज ऐसे थी ऐसे, और किताब में चीजें अपने लिख लिया करोगे बेटा, ऐसी एक्चुअली में पढ़ाई होगी। ठीक है, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसे क्लासेस मेरी देख ली और उसके बाद आप जब स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो तो स्टडी मटेरियल ही आपका एक्चुअली दोस्त बन जाएगा, वही रिवीजन नोट्स आपके बच जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आप खुद टेस्ट कर लेना। दिक्कत क्या है, स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते ना, इसलिए तो आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ भी बना लेना, स्टडी मटेरियल का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ तक कि मेरी क्लासेस भी नहीं, कोई भी नहीं है बेटा, स्टडी मटेरियल तो पढ़ना ही पड़ता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज ट्रेजर स्टॉक मेथड की इलस्ट्रेशन से कि ये काम कैसे करता है ये मेथड। अब तक बस इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको, इस मेथड से जाके मैंने रूबरू कराया, मिला दिया आपको जाके, लेकिन अभी तक इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है, अभी आपको ये नहीं पता। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो बढ़ते बेटा इसके लिए। दूसरा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अपना अपना अलग अलग स्टडी मटेरियल फॉलो करते होंगे, आई नो। मेरे स्टडी मटेरियल के अंदर तो बेटा मैं आप लोगों को जैसा दिखाऊंगा सब कवर्ड है, मेरे स्टडी मटेरियल में सब कवर्ड है। आपके पास जो अपना स्टडी मटेरियल है आप वो पढ़ते होंगे, उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है इस मेथड का, एक फॉर्मूला होता है इस मेथड का। तो वो फॉर्मूला भी आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन हम फॉर्मूला से चलेंगे ही नहीं बेटा। फॉर्मूला उनके लिए है जिन्होंने बस एक बार समझ लिया, वो आगे फॉर्मूला से करें। फॉर्मूला में दिक्कत ये बेटा, मैं 50 साल बाद आपसे पूछूंगा ना, आप भूल जाओगे, आप नहीं करा पाओगे। हम लॉजिक से चलेंगे, हम बिना फॉर्मूला निकाले आंसर निकाल लेंगे और इतना एक्यूरेट आएगा कि फॉर्मूला से जो आंसर आया और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा, यहां तक कि डेसिमल्स तक मैच करेंगे। ठीक है बेटा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्मूला रटने नहीं है। रीजन भी बॉस फॉर्मूला है सीए में, यूएसए में। अब तक वैसे मैंने आपको हर चीज बिना फॉर्मूला के करा दी है, रेशियोज वगैरह ये सब चल रहे हैं, तो फॉर्मूला तो पढ़ाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस को देखेंगे तो आप, अगर आपने मेरी क्लासेस देख रखी है तो आप कोई भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के निकाल लेंगे। मैंने आपको ऐसा लॉजिक दे दिया है और फॉर्मूला भी साथ में मैंने आपको बता दिया कि आपके, अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे आंसर निकालना है। तो हमारा जो बेटा टॉपिक वैसे मेन चल रहा है वो डाइल्यूटेड ईपीएस, आप लोगों को ये तो पता होगा ना, या भूल गए हो। डाइल्यूटेड ईपीएस हमारा टॉपिक चल रहा है। डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं वो डिपेंड करता है बेटा डाइल्यूटिव एजेंट पे। कौन सा डाइल्यूटिव एजेंट है तो उसके हिसाब से अलग मेथड लगेगा डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का। मतलब अगर मैं सीधी बात बोलूं, ऐसा नहीं है बेटा कुछ, जैसे हमने बेसिक ईपीएस निकाला था ना, बेसिक ईपीएस उसमें तो कुछ भी मेथड कुछ नहीं था, सिंपल था। आईए से निकाला, रेंज को निकाला, आंसर डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। लेकिन बेटा डाइल्यूटेड ईपीएस में ऐसा नहीं है कि ऐसा सिंपल है कि आपने इसमें कुछ ऐसा निकाल लिया फिर ऐसा निकाल लिया बस आंसर निकल गया, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे दो मेथड्स है और वो दो मेथड्स, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आज मेरा मन कर रहा है ट्रेजरी स्टॉक मेथड यूज करूंगा, यार आज मन कर रहा है इफ कन्वर्टेड मेथड यूज करूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा। वो डाइल्यूटिव एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो डाइल्यूटिव, कौन सा डाइल्यूटिव एजेंट है उस पर कौन सा मेथड लगेगा, ऐसा है। जैसे आपके करिकुलम के अंदर सीए में, एज पर करिकुलम सीए में यूएसए, 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स आप लोगों को देख रखे हैं। कौन से 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स आपके सिलेबस के अंदर है? स्टॉक ऑप्शंस या वारंट्स, पहला। दूसरा, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तीसरा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये 3 बेटा डाइल्यूटिव एजेंट्स है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा ये क्यों होता है, ये इन डिटेल अपनी पास क्लासेस में समझ चुके हैं बेटा। ठीक है, कोई स्टूडेंट, उसको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं, अगर कोई नया बच्चा इस क्लास में आ गया है किसी से सुन के कि ये देखते हैं सर की क्लासेस, तो बेटा उसको मैं बोल रहा हूँ यहीं पे ही पॉज कर दे, आगे सफर बढ़ाने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। रीजन भी क्योंकि इस क्लास में मैं बहुत सारे कंसेप्ट बोलूंगा जो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस नाम बोलते रहूंगा और ऐसा बोलूंगा कि आप लोगों को आता है, आप बोलोगे ये सर ने समझाया तो है नहीं, बेटा समझा रखा पिछली क्लासेस में, आप पहली क्लासेस में प्रकट हो गए हो आज ही, तो बेटा ये दिक्कत हो गई है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला बल्कि वर्ड्स कर देगा। आपने बेटा कहीं से कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी समझ रखा है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को बिना देखे ये क्लास देख ली, तो आपके पास जो थोड़ा बहुत है ना वो भी खराब हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा बेटा, वो भी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को पॉज कर देना। 100 का बेटा 300% बेनिफिट आएगा। दुनिया को कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो आप सॉल्व ना कर सको, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा। ये आपको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जिस डेप्थ से हम चल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन ऐसे भाग जाएगा कि आप ये कौन आ गया, ऐसा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं टिकने वाला, ये आ जाओ मॉक, कितने भी मॉक ले आओ बेटा, कितना भी डिफिकल्ट मॉक ले आओ, सारे सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, लेकिन उसके कंडीशन ये, आपको मेरी क्लासेस बेटा जीरो से देखनी पड़ेगी।
एक भी क्लास बीच में नहीं छोड़ दी और क्लास को पूरा देखना है। अगर आप बीच में क्लास छोड़ के चले गए तो बेटा फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो अपने हिसाब से करो जो करना है। ठीक है, मुझे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको मैं क्या हूं, मैं तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाने के लिए बना रहा हूँ ये क्लासेस, मैं एग्जाम पास करने के लिए नहीं बना रहा, वो तो ऐसे ही हो जाएगा लूप में। मैनेजमेंट अकाउंटेंट की एक्चुअली मेरा मेन तैयारी, मेरा मेन फोकस वहां है। ठीक है, ये है क्लासेस की जो स्पीड है बेटा, मैं तो वैसे मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल वैसे ठीक स्पीड में चल रहा हूँ। मतलब मैं अभी जस्ट टोन की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही स्लो बोल रहा हूँ, बेटा मैं रोबोट तो है नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट बोलूं, और अगर फास्ट बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन अब आपने नेटफ्लिक्स देख देख के बेटा अपना, क्योंकि आप +2 1.2 पे चला के देखते हो पता नहीं कितने पे, तो बेटा इतना ही अगर आपने अपना माइंड फास्ट कर दिया तो आप इस लेक्चर में यूट्यूब पे फैसिलिटी होती है स्पीड बढ़ाने, प्लेबैक स्पीड है ना, तो आप उसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो और लेक्चर को पूरा, इससे क्या है जल्दी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से बेटा, अगर आप मेरे लेक्चर को थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे तो वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मली फास्ट बोलता हूँ, ज्यादा स्लो नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख लेना। चलिए वापस टॉपिक पे आते। तो बात मेरी क्या है बताने की, ट्रेजरी स्टॉक मेथड के अंदर क्या होने वाला है आज हम वो देखते हैं। उसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन रखी है आप लोगों के सामने, ये वाली छोटी सी इलस्ट्रेशन है, ये वाली। इस इलस्ट्रेशन को आज मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये डायलूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन नहीं है, मतलब डायलूटेड ईपीएस ट्रेजरी स्टॉक मेथड से कैसे निकालते हैं ये वो नहीं है, ये एग्जांपल है ट्रेजरी स्टॉक मेथड कैसे काम करता है। बस एक बार मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिया, जैसे गाड़ी है, अरे गाड़ी कैसे काम करती है अपने को वो नहीं देखना, गाड़ी के अंदर एक स्पेयर पार्ट है वो कैसे काम करता है अपने को वो, जैसे गाड़ी के अंदर एक पार्ट है इंजन, बेटा इंजन का भी तो अपना इंडिविजुअल मैकेनिज्म है। अरे गाड़ी कैसे काम करती है वो तो कलेक्टिव मैकेनिज्म है। कलेक्टिव मैकेनिज्म मतलब सिर्फ इंजन से गाड़ी थोड़ी ना चलती है, और भी बहुत सारी चीजें जिसके जिसके एक्शन से मिलके, कलेक्टिव एक्शन से मिलके गाड़ी चलती है। इंजन इज वन ऑफ दैट पार्ट, है ना, इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कलेक्टिव मैकेनिज्म। तो हमको अभी पूरा ये नहीं देखना गाड़ी कैसे चल रही है, मतलब डायल्यूटेड ईपीएस फाइनल कैसे निकल, ये नहीं, उसके अंदर एक इंडिविजुअल जो पार्ट है वो कैसे काम करता है अभी वो देखना है। मतलब ये जो ट्रेजरी स्टॉक मेथड है ये कैसे काम करता है अभी अपने को ये देखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है। बाकी ट्रेजरी स्टॉक मेथड के अंदर कैसे फाइनल डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हो उसके लिए अलग एग्जांपल है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, हालांकि इस एग्जाम्पल को कराने के बाद अगर मैं आपको वो एग्जाम्पल नहीं भी कराऊंगा बेटा, आप खुद कर लोगे, आप खुद कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देख लेना, विश्वास नहीं हो रहा खुद देख लेना। चलिए, ये वो एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल को एक छोटा सा कराने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ। फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ बेटा, ये है वो फॉर्मूला, नहीं वो ये फॉर्मूला नहीं है। आ जाते बेटा अपने डायल्यूटेड ईपीएस वाले टॉपिक पे। पहले ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, एक्चुअली में यही है, ये जितना मैटर आप देख रहे हो ना बेटा, ये सारा का सारा मैटर मैं अपने सीपीए लेवल पे पढ़ाता हूँ डायल्यूटेड ईपीएस में। ये जितना भी आप देख रहे हो, ये देखो इंस्ट्रूमेंट सेटेबल, ये सारा का सारा बेटा आप लोगों के लिए छोड़ रखा है मैंने। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो मैंने स्टडी मटेरियल खोला हुआ है ये एज पर सीपीए के हिसाब से खोला हुआ है। ठीक है, चलिए ये सारा का सारा बेटा ये हम वहां पे पढ़ाते हैं। आप, इसलिए मैं कह रहा हूं आपके तो सिलेबस के अंदर जो ईपीएस दे रखा बेटा वो कुछ नहीं है, और आप इसको छोड़ने की बात करते हो। बेटा जितना दे रखा है उसमें से भी आप डायल्यूटेड ईपीएस को छोड़ के जा रहे हो, आप क्या करोगे बेटा, क्या कर रहे हो आप, मैं ये कह रहा हूं। अरे आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे तो ये तो बेसिक है जो आप सीएमए यूएस में पढ़ रहे हो, इन डिटेल अभी तो पढ़ना है बेटा, अभी तो मुझे स्टार्ट करना है। अब तक जितना पढ़ा दिया, आप मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख रहे हैं, पूरी ईपीएस की सीरीज है, ये बेसिक है। इसके बाद अब क्लास स्टार्ट होनी थी एक्चुअली मेरी, लेकिन आपके सीएमए पे वहां पर फुल स्टॉप डल गया। ठीक है, तो अभी अपने को इतना डिटेल नहीं जाना, इसलिए मैं आप लोगों को बस एक फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ कि वो आपके स्टडी मटेरियल्स के अंदर एक्चुअली वो फॉर्मूला लिखा हुआ होता है। आप देखेंगे वो पाएंगे आप वहां पर स्टडी मटेरियल के अंदर। देखिए ये मेथड मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं, देखिए स्टूडेंट्स, इफ कन्वर्टेड मेथड। ठीक है, इसके रेलिवेंट एएससी पे मैं नहीं गया क्योंकि कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है आप लोगों को इतना एएससी वगैरह पढ़ाने का, एएससी वगैरह, इसलिए मैंने ये सब नहीं पढ़ा। चलिए वो फॉर्मूला एक बार मैं करा देता हूं, अगर मिलता है तो ठीक है, ना तो ये वैसे हमारा अभी ट्रेजरी स्टॉक मेथड चल रहा है। चलिए अभी ये भी नहीं, चलिए बेटा छोड़िए, बाद में दिखाऊंगा, वो एक्चुअली ऊपर है, बहुत ऊपर है, अब इतना ऊपर जाने का बेटा सेंस नहीं बनता। हम अपने ट्रेजरी स्टॉक मेथड के अंदर ही आ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना तो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, हालांकि इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है। द ट्रेजरी स्टॉक मेथड कंसिडर्स द डाइल्यूटिव इफेक्ट ऑफ इशूड, एक्सरसाइज्ड और एक्सपायर्ड ऑप्शन एंड वारंट्स। अभी ये सब क्या होता है सब समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल के थ्रू जो आप लोगों को समझा रहा हूं। Issued by a reporting entity in the computation of diluted EPS for the period they were outstanding। सब क्या है सब समझ में आएगा, लेकिन बात यह है कि बेटा मेरी पिछली क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया था।
मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा ये ऑप्शंस क्या होते हैं, मैंने आपको पूरा ये बताया था कि ऑप्शंस एक्चुअली क्या होते हैं। ऑप्शंस कुछ नहीं होते, कंपनी अपने ही शेयर को एक अपने एम्प्लॉय को सस्ते में दे देती है, एट डिस्काउंट में दे देती है, एज कंपेयर टू द जनरल पब्लिक। बेटा एक शेयर जो होता है वो एक तरीके का कंपनी का प्रोडक्ट ही तो होता है। अरे प्रोडक्ट जैसा ही तो, प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट जैसा होता है, क्योंकि कंपनी जैसे प्रोडक्ट को बेच के कंपनी पैसा उठाती है मार्केट में। अरे कंपनी अगर प्रोडक्ट पेन बेचती है तो उसके बदले पैसा लेती है ना, तो ऐसे अपना शेयर देके भी तो पैसा लेती है, तो वो भी जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए जो शेयर सर्टिफिकेट पे प्राइस लिखा है, पूरी दुनिया को उतना प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको एक एम्प्लॉय डिस्काउंट जैसा कुछ मिल जाएगा, तो आपको डिस्काउंट पे वो शेयर दे देगी। जैसे पूरी दुनिया के अगर $50 है मार्केट वैल्यू उस शेयर की, तो बेटा आपको 30 पे देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा बस कंपनी का एम्प्लॉय बन गया, और ऐसे तो फिर बेटा सभी एम्प्लॉय बन जाएंगे उस कंपनी के। ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको बेटा कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको एक लंबा चौड़ा समय कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, मतलब कंपनी अच्छी तरह आपका टैलेंट यूटिलाइज कर लेगी आपसे। जब कंपनी देख रही है कि हाँ मैंने से एक अच्छा खासा टैलेंट यूटिलाइज कर दिया, अभी अगर छोड़ के भी चले जाना तो फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा अगर आपने, वो कंपनी डिसाइड करेगी, फॉर एग्जांपल 5 साल आपने कंपनी ने बोला आपको हमारे साथ 5 साल काम करना पड़ेगा, तो बेटा आपको 5 साल कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर आपने कर दिया तो आप एलिजिबल हो, यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन एक्सरसाइज। बेटा एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपने अपना वो राइट यूज कर लिया, उस अधिकार को बेटा आपने यूज कर लिया जो आपको दिया गया था। वो कौन सा अधिकार है? वो अधिकार ये है कि आप अगर 5 साल कंपनी के साथ काम करोगे तो $50 का शेयर $30 में दे देंगे, लेकिन कंडीशन ये है 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा लगातार उस कंपनी में। तो आपने क्या किया, सर हम बंद गए, क्या हम कॉन्ट्रैक्चुअल हो गए, हम छोड़ नहीं सकते? बेटा छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ दोगे तो फिर ये वचन भी टूट जाएगा, ये कंडीशन भी टूट जाएगी, फिर आपको वही शेयर 50 का 50 में खरीदना पड़ेगा। सीधी बात है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात लिखी है जो मैंने आपको सीधी बात बता दी। ASC 260 का सब टॉपिक 10 का 20 है बेटा, अ मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द यूज ऑफ प्रोसीड्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड अपॉन द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस कंप्यूटिंग इन द, ये सारा का सारा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। डाइल्यूटिव क्या है, एंटी डाइल्यूटिव क्या है, ये मैं सब आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब उस पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि बेटा इतना मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा अगर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बेटा पढ़ाने का फायदा नहीं ना, क्योंकि ये सब अगर मैं आपको पढ़ाने लग गया, आगे सिलेबस में तो है नहीं ना बेटा, तो लेक्चर जबरदस्ती बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, अपने वापस उस एग्जाम्पल में आ जाते हैं जो हमारा था। आ जाइए, कंपनी है ऑक्सडेल कंपनी, हैज अ कॉल ऑप्शन। अभी कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन, इनको बेटा अभी थोड़े टाइम के लिए आप वो करो, क्या कहते हैं उसको, इग्नोर करो, क्योंकि आपको समझ में वैसे ही कुछ ना आने। ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, कॉल और पुट। बेटा कॉल क्या है, पुट क्या है, ये बेटा इन डिटेल मेरा टॉपिक सेक्शन बी का है, मुझे सेक्शन बी में आपको इन डिटेल पढ़ाना है। डेरिवेटिव्स के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, स्वैप्स, ऑप्शंस, ये सब मैं आपको वहां पे पढ़ाने वाला हूं। बहुत डिटेल चर्चा होने वाली है बेटा, ऐसी चर्चा की कहीं भी नहीं हुई आज तक। ठीक है, इतना इतना इन डिटेल पढ़ाएंगे, इतना डेप्थ में जाएंगे बेटा, इसकी जो क्वेश्चन से स्टूडेंट डरते हैं ना, आपके लिए वो सबसे इजी बन जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, वो वहां ही पढ़ेंगे। तो यहां भी नहीं बता रहा, यहां देखिए, कंपनी का एक ऑप्शन है, आप ऐसा समझो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, आउटस्टैंडिंग दैट एंटाइटल द ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर का मतलब ये होता है बेटा जिसको वो ऑप्शन मिल रहा है ना, जिसके लिए वो ऑप्शन है। जैसे मैं एक कंपनी, आप एक एम्प्लॉय हो, तो मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहा हूं ना, कौन सा ऑप्शन दे रहा हूं कि तुम मेरे ये जो शेयर्स है अब इसको सस्ते में खरीद लेना, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 5 साल काम करना पड़ेगा। तो आप एक ऑप्शन होल्डर हो, क्योंकि आपको ये मैं ऑप्शन दे दिया ना, तो यू आर एक्चुअली होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन टू परचेज दैट 1000 कॉमन शेयर्स फॉर एन एक्सरसाइज। फॉर एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज प्राइस होता है। एक्सरसाइज प्राइस ये होता है कि बेटा उतने उतने प्राइस पे आप अगर हिट हो गए तो आप कर लेना, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस ऑफ $30 पर शेयर। द कंपनी हैज परफॉर्म वेल लेटली एंड द एवरेज मार्केट शेयर पर शेयर हैज रिजन टू $50। ठीक है, तो उसने ये बोला था कंपनी ने कि बेटा जब भी $30 हिट होगा, कंपनी ने ये बोला था, बहुत सिंपल में कर रहा हूं, हालांकि एक टेक्निकल एग्जांपल में आपको इसका कराऊंगा, ये मैंने एक इलस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट एग्जांपल रखा हुआ। कंपनी ने ये बोला कि अगर मार्केट में $30 प्राइस हिट हो जाएगा तो तू ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लियो, तब ये ऑप्शन मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें ऐसा कुछ साल काम करना पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन साल काम करने के बाद भी सोचो बेटा, आपको मैंने ये बोला कि तुम्हें मेरे साथ 5 साल काम करना है। हाँ, तो आपने 5 साल काम कर लिया, तो अब आप मेरे पास आए, देखो सर अब मैंने 5 साल काम कर लिया, अब मुझे वो $50 का शेयर $30 में लाके दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लाके दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने एक कंडीशन आपको और दी बेटा, दो कंडीशन। अब दूसरी क्या है,
दूसरी कंडीशन ये है जब मार्केट में $30 का प्राइस हिट होगा, मतलब हमारा शेयर जब मार्केट में $30 का जाएगा या उससे ज्यादा, 30 या उससे ज्यादा, तब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। सोचो आपने मेरे से 5 साल काम कर लिया, लेकिन अभी मार्केट में जो शेयर चल रहा है वो $10 चल रहा है, तो बेटा अभी भी आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये थी कि मार्केट में वो शेयर अभी $30 का हिट होना चाहिए, उससे ज्यादा। तो बेटा जैसे ही $30 या उससे ज्यादा हिट हो जाएगा, आप वो अपना शेयर एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपना वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हो जो मैंने आप लोगों को दे दिया। सिर्फ बस सिर्फ 5 साल काम करने से काम नहीं चलेगा, या आपने, और दूसरा भी है कि आपने भी 5 साल काम नहीं करा, सिर्फ 2 साल ही काम करा था, और उन 2 सालों के अंदर ही शेयर $30 हिट हो गया, तो बेटा अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन ये थी कि 5 साल काम करो। बेटा ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए इसे ऑप्शन प्रीमियम का कंसेप्ट बोलते हैं, ये कैसा भी देखेंगे सब कंसेप्ट वहां पे। तो बात ये हुई थी कि $30 हिट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में बेटा जब मार्केट में देखा, एवरेज मार्केट पर, ये एवरेज मार्केट प्राइस जो बेटा निकलता है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये एक ओपनिंग मार्केट प्राइस होता है, ओपनिंग मार्केट प्राइस, और क्लोजिंग मार्केट प्राइस का बताऊं, क्लोजिंग होता है और एवरेज होता है। बेटा एवरेज है ना, तो एवरेज आप समझ गए बेटा, मोटा मोटा। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, कंपनी क्या देखती है, पूरे दिन का मतलब पूरे साल का जो शुरू में क्या चल रहा था और पूरे साल का एंड में क्या चल रहा था, ये उस पर्टिकुलर पीरियड में के शुरू में क्या चल रहा था, एंड में क्या चल रहा था, ऐसे देखती है एवरेज मार्केट प्राइस। मतलब ये उस दिन का पर्टिकुलर देख लेगी, उस पर्टिकुलर दिन में वो एक्सरसाइज करेगा ना, तो कंपनी क्या करेगी, वो देखेगी, अच्छा एवरेज निकालेगी, एवरेज क्या चल रहा था, क्योंकि बेटा आपको पता है पूरे दिन मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, पूरे दिन जो मार्केट होती है वो ऊपर नीचे चल रही होती है, कभी 50 होगा, कभी 30 होगा, कभी 32 होगा, तो कभी 22 होगा, तो कभी 50 होगा, तो कभी 28 होगा, ऐसे ऊपर नीचे चलती रहती है। ये तो वैसे मैंने हाई, अगर इतना है तो बेटा हाईली वोलेटाइल मैंने आपको वैसे बता दिया, तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है। तो बेटा ये हमको पैसे पता कैसे चलेगा इसमें से फिक्स्ड कौन सा है, अरे हमको पता कैसे चलेगा इसमें से फिक्स कौन सा है, तो आप बोलोगे सर अजीब बातें कर रहे हो, फिक्स कैसा है, अरे जब सर मार्केट क्लोज होगी तो जो क्लोजिंग प्राइस होगा वही फाइनल प्राइस होगा, नहीं वो फाइनल प्राइस थोड़ी ना है, अबे वो फाइनल प्राइस थोड़ी ना है, अगर मार्केट 1 घंटा और चलती तो फिर और प्राइस कुछ और होता, वो फाइनल प्राइस नहीं है, क्योंकि बेटा ओपनिंग कुछ और है, क्लोजिंग कुछ और है, तो मोटा मोटा फिर पूरे टाइम कितना चला बेटा, अगर आप क्लोजिंग प्राइस लोगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस हो सकता है बहुत नीचे चला गया हो, लेकिन जो दिन का शुरू में जो प्राइस था वो ऊपर हो, तो ऐसा जज नहीं कर सकते बेटा क्लोजिंग या ओपनिंग के बेसिस पे, हमको एक एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब ये मोटा मोटा हिसाब मानना पड़ेगा, मतलब ओपनिंग इतना था, ठीक है, क्लोजिंग इतना था, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मतलब मान के चलेंगे मोटा मोटा इतना था, मतलब पूरे दिन के शुरू में $50 प्राइस था, दिन के क्लोजिंग में 30 था, तो ऑन एन एवरेज मान के चल लेंगे भाई साहब 40 चल रहा था, मतलब इसका जो प्राइस है, मतलब वो मार्केट प्राइस मान के चलेंगे वो $40 है, और अगर एवरेज मार्केट प्राइस इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस, देन ही विल एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। बेटा मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, $40, और स्ट्राइक प्राइस कितना था, $30। स्ट्राइक प्राइस उसको ये बोला था ना कि अगर $30 हिट होगा तो तू कर लियो, लेकिन बेटा एक्चुअली में मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, $40, तो वो एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर है, हिट कर लेगा बेटा, इसे बोलते हैं इन द मनी, इन द मनी वाला ऑप्शन हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब क्या है, इसको हटाओ, समझ रहे हो बेटा मेरी बात, यहां पे बात समझो, दिन के शुरू में $50 का प्राइस चल रहा, दिन के एंड में आपने देखा वही शेयर का $30 है, अबे तो है कितना, अरे एक का प्राइस 50 चल रहा है, तो कभी उसका प्राइस तू 30 बोल रहा है, अबे तो इसका फिर प्राइस कितना है, 30 है, नहीं वो शुरू बोला नहीं नहीं 30 नहीं 50 है, वो कह रहा है नहीं 50 नहीं 30 है, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है भाई, हमें कंफ्यूज कर रहा है, मैंने कहा ना तेरी ना उसकी, बीच का प्राइस ले लिया $40, मतलब मोटा मोटा एवरेज मान के चलेंगे, मोटा मोटा ऑल द टाइम इस शेयर का जो प्राइस था मार्केट का भी कितना था, $40, $40 मान लेंगे। अच्छा स्ट्राइक प्राइस $30 का मतलब ये है, एक्सरसाइज कंपनी का ये, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंपनी उसको ये कहती है बेटा 5 साल तू काम कर लेगा, लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट में जब इसका प्राइस $30 जाएगा या उससे ज्यादा, तब तू जाके इस ऑप्शन को मेरा ले सकता है, जो मैंने तुझे ऑप्शन दिए इसको स्वीकार कर सकता है, लेकिन अगर वो $30 हिट नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बेटा वो इंतजार कर रहा है, उस बेचारे ने 5 साल भी काम कर लिया, अब वो देख रहा है भाई कब जाएगा 30 या उससे ऊपर, तो बेटा यहां देखो एवरेज मार्केट प्राइस क्या है, 40 है, तो क्या 30 से ऊपर गया या नहीं, बेटा 30 भी होता तो चल जाता, 30 से ऊपर है ये तो एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा, आप ऑप्शन खरीदोगे नहीं खरीदो, अरे खरीदोगे क्यों नहीं खरीदोगे, अबे भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट में, अभी जो बेटा जो मार्केट में अभी अगर आपको शेयर खरीदना है तो कितने का खरीदना पड़ेगा, 40 का खरीदना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ऑन एन एवरेज इस मार्केट में प्राइस शेयर का चल रहा है $40 है ना, मोटा मोटा, अरे मोटा मोटा है ना, कभी 50 है तो कभी 30 है, तो मान के चलेंगे भाई साहब 40 था इसका ऑन एन एवरेज, मतलब इसका प्राइस 40 है,
तो बेटा आपको अगर ये मार्केट से शेयर खरीदना पड़ेगा तो $40 देने पड़ेंगे आपको इसके, लेकिन वही आपको 30 का मिल रहा है। बेटा आप क्यों नहीं करोगे इस ऑप्शन का एक्सरसाइज? करोगे तो आप ये खरीद लोगे। तो अच्छा, इसका एक डाउट में अच्छा, तो आपको मैंने एवरेज निकालना बता दिया। ये एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके पेपर के अंदर एवरेज मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन आ सकती है। आपके बेटा पेपर के अंदर एवरेज मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन आ जाती है। एग्जामिनर बहुत ही चालू है बेटा, वो आपको एवरेज मार्केट प्राइस नहीं देगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए आप सब कुछ पढ़ चुके हैं बेटा डायलूटेड डीपीएस, ठीक है? वो आपको पूरा क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन के अंदर वो आपको ओपनिंग मार्केट प्राइस भी देगा, क्लोजिंग मार्केट प्राइस भी देगा, एवरेज नहीं निकाल के देगा, एक्सरसाइज प्राइस भी देगा। अब बेटा कोई अगर पढ़ के नहीं गया वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा भाई एवरेज मार्केट प्राइस तो दिया नहीं। उसको ये नहीं पता कि एवरेज मार्केट प्राइस आपको खुद निकालना पड़ेगा। आपको एवरेज मार्केट प्राइस बेटा मैं खुद निकालना, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं करेगा, वो आपको खुद निकालना है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटे दो डिवाइड बाय 2 करके निकालना है बेटा, एवरेज मार्केट प्राइस निकल जाएगा। फिर आपको ये मानना है अच्छा इस शेयर का जो प्राइस है मोटा मोटा आज की डेट पे इतना चल रहा है, मतलब अगर आज मैं मार्केट में अगर ये शेयर खरीदने जाऊंगा तो मार्केट में मोटा मोटा इसका प्राइस इतना चल रहा है, मुझे इतना देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने आपको एक एक्सरसाइज प्राइस भी दे रखा है, मतलब एक ऑप्शन प्राइस दे रखा है कि आप इस शेयर को इतने में खरीद सकते हो, $30 में। बस बेटा आप खरीद लेना। तो $40 आपका भी प्राइस चल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब एक दूसरा केस बता देता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये केस ऐसा है कि ये एक अकेला केस आपका पेपर में एक डुबाने का एक अकेला काफी है। बात सुनिए, कभी कभी एग्जामिनर बहुत चालू होता है बेटा, वो आपको ओपनिंग प्राइस भी देगा, क्लोजिंग प्राइस भी देगा। तो चाहता है वो स्टूडेंट्स फंसे, स्टूडेंट बेचारे पढ़ के आए, वो कहेंगे हाँ हाँ देखा एग्जामिनर हमको फंसाने की कोशिश कर रहा था, है एवरेज मार्केट प्राइस नहीं दे, निकाल लेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया ना, डिवाइड बाय 2 करके निकालेंगे। बेटा वो पता क्या करेगा, साथ में एवरेज मार्केट प्राइस भी दे देगा। आप बोलोगे सर क्या बातें कर रहे हो, मेरी बात सुनो। वो आपको मान के चलो एक केस में ओपनिंग ओपनिंग प्राइस दे रखा $50, क्लोजिंग प्राइस दे रखा $30, तो एवरेज कितना आ गया $40। ये तो पहला केस है। बेटा दूसरा केस एक और सुनो, वो आपको ओपनिंग प्राइस भी देगा, क्लोजिंग प्राइस भी देगा, और नीचे लिख देगा एवरेज मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। बेटा एवरेज मार्केट प्राइस, लेकिन जो आप एवरेज निकाले हो ना वो नहीं देगा, वो ये देगा 50 है। अब अगर आप एक सेकंड के लिए इस जो एग्जामिनर ने अपना एवरेज निकाल के दिया इसको इग्नोर कर दें, तो बेटा हमारे हिसाब से जो एवरेज निकल के आ रही है इस शेयर की वो $40 निकल के आ रही है। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मार्केट में जो इसका मोटा मोटा एवरेज प्राइस है ना वो 50 है। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अब आप इस केस में कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? मजाक नहीं कर रहा, ये पेपर में आ सकता, ये ऐसा आया हुआ है बेटा, और सीपीए में तो बहुत ही कॉमन है। क्या है, आप इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सर देखिए टेक्निकली जो एवरेज वर्ड है ना, तो एवरेज तो सर देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके निकाला जाता है, तो 40 सर राइट है, हम 40 के साथ गो कर देंगे, हम 40 के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़े तो बेटा चांसेस है कि शायद ऐसे विंडो ओपन ना हो। मजाक नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि यहां पे सवाल आ जाता है एग्जामिनर का। बेटा एग्जामिनर ने अगर कोई चीज लिख के दे दी तो फिर उसको पत्थर की लकीर मानना पड़ेगा। एग्जामिनर ये कह रहा है कि बेटा मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दिया, तुम निकालते रहना एवरेज, लेकिन जब मैंने अपनी एवरेज दे दी तो यही सत्य है, यही सत्य बेटा। इसको आप तुम कितना भी झगड़ लो, कितना भी एवरेज निकाल लो, एग्जामिनर ने अपनी ईगो पे ले लिया बेटा। अगर आप आपने 40 के साथ गए तो अब आप वो शायद आपको आगे ना बढ़ाए ऐसे विंडो में। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, आपको जो एग्जामिनर ने एवरेज दे दिया अब यही एवरेज है, चाहे मैथमेटिक्स आसमान में चले जाए, लटक जाए, कुछ भी करे बेटा, एक पैर पे नाचे, लेकिन हमको नहीं फर्क पड़ता। 50 इज द एवरेज, 50 ही है एवरेज इस शेयर की। अब 40 आ रही है मैथमेटिक्स से, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर ने 50 बोला, 50 है, बस बेटा 50 के साथ विदगो करना पड़ेगा, यही है। तो यहां पे इसको लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में, सेमीकोलन डाल के, डबल कॉलन डाल के, कहीं भी लिखना है, पेपर के शुरू में लिखना है, कहीं भी लिखो, लेकिन लिख दो जगह जगह कि हम अगर एवरेज मार्केट प्राइस गिवन नहीं है तो ओपनिंग क्लोजिंग से हम एवरेज करके निकालेंगे। बेटा एक चीज तो वो गिवन करेगा आपको, ऐसा नहीं है बेटा आप अंतर्यामी थोड़ी ना है जो हम पता कर लेंगे एवरेज इतना था क्लोजिंग इतना था, ठीक है? तो तब तो आप ओपनिंग करके निकाल लेना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके, क्योंकि एवरेज मार्केट प्राइस दिया नहीं। लेकिन जब इसके साथ आपको एवरेज मार्केट प्राइस दे दिया तो बेटा आपको एग्जामिनर वाला मार्केट प्राइस लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये कह रहा है कि तू हमसे ज्यादा जानता है। अबे तू इससे क्या निकाल रहा है, हमने अच्छी तरह डिटेल करके रिसर्च करके निकाला कि नहीं नहीं इसका एवरेज मार्केट प्राइस 50 है,
तो बेटा आपको एग्जामिनर से निकालना पड़ेगा। आप थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाओ। एग्जामिनर इतना बुद्धू होगा बेटा? मुझे बात बताओ, इतना बुद्धू तो नहीं होगा कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग भी दे देगा और उसके साथ फिर एवरेज भी देगा। कुछ सोच के दिया होगा ना। वो आपको ये क्या है कि बेटा ये जो आप ऐसे निकाल रहे हो ना गलत है। वो डिटेल रिसर्च करके आपके पास लेके आ रहा है, एक्चुअली में करेक्ट ये है 50। हाँ तो बेटा ये लो। तो हर दोनों केसेस के अंदर बेटा एग्जामिनर ने जो आपको एवरेज मार्केट प्राइस निकाल के दिया है, आपको उसी के साथ गो होना है, आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड जाना है। तो एवरेज मार्केट प्राइस 50 है तो ठीक है बेटा। स्टडी मटेरियल की आप लोगों को कॉन्टिन्यूस रीडिंग करते रहनी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।